हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सीईपी का ऑपरेशन इन डीसीएस में। जैसे आपके पास डीसीएस सिस्टम है, आपको सीपी को कैसे उसको स्टार्ट कमांड देते हैं, क्या क्या स्टेप लेते हैं, इस डीसीएस ऑपरेशन में आपको करके दिखाऊंगा। उसमें जैसे पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इनिशियल कंडीशन वह नो सीपी इज इन सर्विस। इनिशियल कंडीशन है कि आपका हॉट लेवल 0 है, डिटेक्टर लेवल 0 है, सारा सीपी स्टॉप कंडीशन में है। आपको सीपी को स्टार्ट करना है, तो आपको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या वहाँ पे हम लोग देखते हैं पैरामीटर्स, होटल को कैसे मेकअप करते हैं उसका मैं आपको लाइन वहाँ पे दिखाऊंगा डीसीएस में कि कौन सा इमरजेंसी मेकअप लाइन होता है, कौन सा आपका नॉर्मल मेकअप लाइन होता है। फिर आपका जो आपका सीपी में सीपी का आपको लाइन दिखाऊंगा कि सीपी का मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन कौन सा होता है, उसका डिस्चार्ज लाइन कौन होता है, डिस्चार्ज वेंट आपका क्या होता है। फिर मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन को हम लोग ऑटो में क्यों डालते हैं और उसका सेट पॉइंट अगर हम लोग 600, 700, 100 या 800 टीपीएस डालते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व जो सीपी, हर सीपी का अपना अपना मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व होता है, उसको भी हम लोग ऑटो में डालते हैं और उसके सेट पॉइंट पे हम लोग 300 या 350 या 400 टीपीएच सेट पॉइंट डालते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सेट पॉइंट डालने के पीछे क्या रीजन है और इस सेट पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर डिटेक्टर कंट्रोल स्टेशन हम लोग देखेंगे कि डिटेक्टर कंट्रोल स्टेशन में हम लोग सेट पॉइंट कैसे डालते हैं और वो सेट पॉइंट किस प्रकार से डिटेक्टर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो मैं आपको डीसीएस में पेज में ले जाके एक एक चीज दिखाऊंगा उसमें कि हम लोग सारा लाइन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हर एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2, एलपी हीटर 3 का अपना इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व होता है। कंडेंसेट वाटर का इनलेट वाल्व होगा, एक आउटलेट होगा, तो और उसका एक बाईपास भी होता है। सारा एलपी हीटर का बाईपास लाइन भी होता है जिसमें एक आपका एक मोटराइज वाल्व होता है। मैं आपको उसमें डीसीएस पेज में दिखाऊंगा इसको, ठीक है। इसके बाद मैं आपका उसमें दिखाऊंगा कि आपका जैसे एलपी हीटर का जब आप मतलब दो जो ड्रिप लेवल होता है, एक आपका नॉर्मल ड्रिप होता है, एक आपका इमरजेंसी ड्रिप होता है। नॉर्मल ड्रिप जो होता है एलपी हीटर 3 का एलपी हीटर 2 में जाता है, एलपी हीटर 2 का ड्रिप आपका एलपी हीटर 1 में जाता है। तो ड्रिप को भी हम लोग ऑटो में डालते हैं और उसका सेट पॉइंट हम लोग 320 टीपीएच हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और आपका एक इमरजेंसी ड्रिप होता है जो एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है, उसका भी हम लोग सेट पॉइंट आपका जो आपका 380 या 350 mmWC हम लोग डाल देते हैं। तो इस ड्रिप का क्या मतलब होता है, आप 330 नॉर्मल ड्रिप में डालते हैं इमरजेंसी ड्रिप में सेट पॉइंट आप 350 mmWC डालते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो एक एक चीज मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद चेंज ओवर शेड्यूल प्रोसीजर ऑफ सीपी, जैसे आपका 2 सीपी रनिंग कंडीशन में है, आपको उसको चेंज ओवर करना है। आपका एक शेड्यूल चेंज ओवर आया कि भाई एक सीपी को स्टार्ट करना है और रनिंग सीपी में से किसी एक सीपी को आपको बंद करना है। तो ये आपको डेस्क इंजीनियर को ये काम इंपॉर्टेंट काम हम हमेशा 15 दिन 20 दिन पे 1 महीना के अंदर आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग रनिंग आवर के हिसाब से हम लोग सीपी का शेड्यूल चेंज ओवर करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे एक सीपी को स्टार्ट करते हैं, दूसरे सीपी को क्लोज करते हैं, क्या क्या फेनोमेनन, क्या क्या प्रोसेस हम लोग करते हैं एज ए डेस्क इंजीनियर, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ये। मैं आपको इसमें डीसीएस में इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि क्या क्या स्टेप लेते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और बहुत ये ऑपरेशनल बेस्ड वीडियो है ये, क्योंकि मैं आपको इसमें सीपी का ऑपरेशन डीसीएस में करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको कुछ भी अगर डाउट हो पावर प्लांट से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और मेंबरशिप कैसे लेना है तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो डाल दिया हूं, वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू टेक द मेंबरशिप, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं उसमें बता दिया हूं। आप उसको देखेंगे तो आपको मेंबरशिप लेने में आसानी रहेगा। और एक बार जब मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप का ये आपका डीसीएस में पेज है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका टोटल 3 सीपी है, ए बी एन सी। 3 सीपी में आपका 2 सीपी रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन मतलब रेड, अगर रेड है तो रनिंग इक्विपमेंट है, अगर आपका ग्रीन है तो इक्विपमेंट आपका स्टॉप कंडीशन में है। तो ये 3 सीपी जो है ये सेक्शन कहाँ से लेता है, कंडेंसर से लेता है। कंडेंसर के हॉट वेल से एक कॉमन हेडर बनाता है
और उसी कॉमन हेडर से तीनों सीपी का अलग अलग सक्शन लाइन होता है। आप देखिएगा कि प्रत्येक सक्शन लाइन में एक आपका सक्शन वाल्व होता है, आइसोलेटिंग सक्शन वाल्व, उसके बाद स्टेनर होता है, उसके बाद एक्सपेंशन बिलो और वहाँ से आपका कैनिस्टर में कनेक्टेड होता है। अब किसी भी पंप का सक्शन लाइन देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, आप सक्शन लाइन में देखिए आपका रेड कलर का ये आइसोलेटिंग वाल्व का सिग्नल है। जैसे लोकल में आइसोलेटिंग वाल्व ओपन है कि क्लोज है, आपको कंट्रोल रूम में फीडबैक कैसे मिलेगा? तो वहाँ पे इसलिए एक लिमिट स्विच लगा दिया है। अगर आपका रेड कलर सिग्नल आ रहा है, इट मीन्स कि आपका लिमिट स्विच ओपन कंडीशन में है, आपका सक्शन वाल्व ओपन कंडीशन में। अगर ये ग्रीन कलर आ जाता है, इट मीन्स कि आपका लोकल में आइसोलेटिंग वाल्व क्लोज कंडीशन में। तो ये बस आपको सिग्नल के लिए है कि आपका आइसोलेटिंग वाल्व ओपन है कि क्लोज है। इसके बाद आपका स्टेनर लाइन होता है। स्टेनर लाइन में देखिएगा फ्रेंड कि आपका एक वेंट लाइन होता है, एक आपका ड्रेन लाइन होता है, वहाँ से एक लाइन एक्सपेंशन बिल्डो के थ्रू आपका कनेक्टर में कनेक्टेड होता है। तो ये तीनों सीपी का अपना अपना सक्शन लाइन का अरेंजमेंट होता है। और फ्रेंड हॉटवेल लेवल ट्रांसमीटर आपका 3 होता है। जैसे यहाँ पर 101, 102, 103 दिख रहा है, ये 3 लेवल ट्रांसमीटर होता है। इसमें से अगर 2 लेवल ट्रांसमीटर में अगर वैल्यू 400 से कम आपको दिखा देगा तो आपको सीपी ट्रिप हो जाता है, यूनिट ट्रिप हो जाता है। तो इसलिए 3 लेवल ट्रांसमीटर। फ्रेंड सीपी में देखिए क्या क्या रहता है। आप देखिए एक आपका LPDFT है, ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व होता है। ये एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। ये डिस्चार्ज वेंट, हम लोग सीपी का डिस्चार्ज वेंट कहते हैं। इसका लॉजिक क्या है, अगर आपका सीपी रनिंग कंडीशन में रहेगा तो ये ऑटो में क्लोज हो जाएगा, और सीपी अगर क्लोज है तो ये आपका ओपन रहेगा। ये डिस्चार्ज वेंट है। इसके बाद आप देखिएगा कि आपका हर सीपी का अपना अपना शॉर्ट रिसर्कुलेशन लाइन होता है, जो कि आपका हॉट वेल से कंडेंसर के साथ कनेक्टेड होता है। इस लाइन में एक आपका न्यूमेटिक वाल्व होता है और एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है। सीपी को चलाने से पहले आपका आइसोलेटिंग वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट एयर के थ्रू ये ऑपरेट होता है। इसके बाद देखिएगा आपका एक डिस्चार्ज वाल्व होता है, एक आपका उसका IVB होता है। ये दोनों मोटराइज वाल्व होता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपका हर सीपी में होता है। एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में आपका डिस्चार्ज वेंट है, एक आपका अपना रिसर्कुलेशन लाइन है, शॉर्ट रिसर्कुलेशन लाइन जो कि न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है, और 2 आपका डिस्चार्ज वाल्व और उसका IVB होता है। ये आपका हर पंप में अरेंजमेंट आपको ये दिखेगा। तो फ्रेंड आपका इनिशियल कंडीशंस में आपको चलता हूँ। मान लीजिए कि आपका कंडेंसेट सिस्टम है, पूरा का पूरा डिप्रेशराइज्ड है, कंडेंसेट सिस्टम पूरा खाली है, सारा सीपी आपका स्टॉप कंडीशन में, सिस्टम आपका ओवरहॉलिंग से लौटा है, हॉट वेल में पानी 0 है, डायरेक्टर में आपका पानी 0 है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि अगर आपका सिस्टम ओवरहॉलिंग से लौटता है और आपका सारा सीपी स्टॉप कंडीशन में है, हॉट वेल डायरेक्टर पूरा खाली है, तो किस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन करके सीपी को चार्जिंग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आपको स्टेप क्या बताए थे कि हॉट वेल लेवल को पहले हम लोग मेकअप करते हैं, उसमें पानी लेते हैं, क्योंकि आपको सीपी का सेक्शन कहाँ से लेता है, हॉट वेल से लेता है। तो हॉट वेल का मेकअप करने का 2 प्रोविजन है फ्रेंड्स, एक आपका नॉर्मल मेकअप है, एक आपका इमरजेंसी मेकअप है। नॉर्मल मेकअप के लिए आप DMCW पंप चलाते हैं, आपका ये जो लाइन दिख रहा होगा दिस इज द नॉर्मल मेकअप लाइन, और एक आपका लाइन होता है वो इमरजेंसी मेकअप का लाइन होता है, जिसके लिए आपको CST ट्रांसफर पंप चलाना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों पंप में कोई भी एक पंप चला के आपको हॉट वेल का लेवल नॉर्मल आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको सीपी का जो थ्रस्ट बियरिंग की कूलिंग करने के लिए आपको TGCW का लाइन आता है। तो TGCW का लाइन ईच एंड एवरी पंप में जाता है, जो कि थ्रस्ट बियरिंग, जो कि ऑयल लुब्रिकेटेड होता है, तो ऑयल को कूल करने के लिए आपका TGCW का लाइन होता है। तो इस लाइन को आपको चार्ज कर लेना सारे पंप का। इसके बाद कंडेंसेट सिस्टम में जितना भी आइसोलेटिंग वाल्व है अप टू द LP हीटर 3 एंड डायरेक्टर तक, जितना भी आइसोलेटिंग वाल्व है लोकल में सबको ओपन कर लेना है। जितना भी मोटराइज वाल्व है सब में पावर आपको इंश्योर कर लेना है, पावर है कि नहीं। इसके बाद क्योंकि कुछ आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, जितना भी कंट्रोल वाल्व है सब आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व भी होता है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट एयर चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट एयर आपका अवेलेबल है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं, उसको भी आपको इंश्योर कर लेना है।
ठीक है। इसके बाद आपको सीपी को पहले चार्जिंग करना है। सीपी को चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि आपको उसका सक्शन वाल्व को ओपन करके कैनिस्टर को फिल करके और आपका जितना भी केसिंग वेंट है, वेंट के थ्रू आपको एयर को निकाल लेना है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हम लोग सीपी को कैसे चार्जिंग करते हैं, TGCW का लाइन को कैसे चार्ज करते हैं, हॉट वेल लेवल को कैसे मेकअप करते हैं, कंडेंसेट लाइन को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। तो इसका डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ कि आपका सीपी मान लीजिए चार्ज कंडीशन में, ठीक है। कंडेंसेट लाइन का आपका सारा अवेलेबल है, मोटराइज वाल्व, न्यूमेटिक वाल्व सारा आपका अवेलेबल फॉर ऑपरेशन है। न्यूमेटिक वाल्व आपका सारा ओपन कंडीशन में है। एलपी हीटर का आपका जितना भी जो वाटर बॉक्स का ड्रेन है सारा क्लोज हो चुका है। वाटर बॉक्स का वेंट आपका ओपन कंडीशन में, कंडेंसेट लाइन का वेंट आपका ओपन कंडीशन में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सीपी को फर्स्ट सीपी को आपको चलाना है। तो फर्स्ट सीपी को चलाने के पहले आपको क्या देखना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए डेस्क इंजीनियर हमको क्या क्या वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, फर्स्ट सीपी को कैसे चलाते हैं उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड अब आपको फर्स्ट सीपी को स्टार्ट करना है। सीपी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। पहले सीपी का सारा परमिसिव अवेलेबल है कि नहीं, सीपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन आपका चेक हो चुका है कि नहीं, वो आपका एक्टिव है कि नहीं, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। सीपी का पावर अवेलेबल है कि नहीं, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट सीपी को चलाने से पहले आपका रीसर्कुलेशन वाल्व, जो मिनिमम रीसर्कुलेशन वाल्व है, वो एटलीस्ट 50 से 60% आपको ओपन कर लेना है, नहीं तो लो फ्लो में आपका सीपी ट्रिप हो जाता है। सीपी क्या है कि 200 टन पर आवर से जैसे ही फ्लो कम होगा आपका सीपी ट्रिप हो जाएगा। तो सीपी के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आपको रीसर्कुलेशन वाल्व को एटलीस्ट 60 से 70% ओपन कर ही लीजिए, क्योंकि आपका डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईबीबी क्लोज कंडीशन में है। तो फिर सीपी का आपको फ्लो कैसे मिलेगा, तो फ्लो बढ़ाने के लिए आपको उसका रीसर्कुलेशन वाल्व को जितना ओपन कीजिएगा फ्लो उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका एटलीस्ट 60 से 70% आप ओपन कर लीजिए और आप इंश्योर कीजिए कि जो डिस्चार्ज वेंट है, जो एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है, वो आपका ओपन कंडीशन में है कि नहीं, इसको आपको देख लेना है। उसका भी आपको ऑटो ओपन ऑटो क्लोज जो उसका परमिसिव है उसको भी आपको देख लेना है। अब आपको फर्स्ट सीपी को स्टार्ट कमांड दीजिए। स्टार्ट होने के बाद आपका क्या है कि अभी उसका फ्लो रीसर्कुलेशन मोड में कंडेंसर में ही जा रहा है। देखिएगा जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा तो एलपी ड्रेन फ्लश टैंक है वो आपका क्लोज हो जाएगा, ओके फ्रेंड। सीपी का डिस्चार्ज वाल्व ओपन करने से पहले उसके डाउन स्ट्रीम लाइन को आपको लाइन अप कर लेना है। जैसे उसको लाइन अप करने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करना है, इसमें देखिए आपका जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन होता है, जिसमें आपका CDB 39 वाल्व है। इसमें आपका एक मोटराइज वाल्व होता है और एक न्यूमेटिक वाल्व होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेन लाइन आपका CDB 39 जो कि न्यूमेटिक वाल्व है और उसका बाईपास लाइन आपका मोटराइज वाल्व है। तो इस को आपको 20% तक आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो डेटर कंट्रोल स्टेशन है, जिसमें आपका 3 ब्रांच दिख रहा होगा, जिसमें से एक ब्रांच में आपका मोटराइज न्यूमेटिक वाल्व और एक मैनुअल एक्सीलरेटिंग वाल्व होता है। 2 लाइन में इस तरह से और एक लाइन में आपका मोटराइज वाल्व है। इसमें से 3 में से कोई एक लाइन को आपको लाइन अप करके रख लेना है, ठीक है। मोटराइज वाल्व को आपको कंट्रोल रूम से ऑपरेट करना है, न्यूमेटिक वाल्व को भी कंट्रोल रूम से ऑपरेट करना है, न्यूमेटिक वाल्व को आपको लोकल में ओपन कर लेना है। तो देखिए सीपी का फ्लो आपको कैसे होगा। सीपी का फ्लो आपको पहले आपका जीएससी में जाएगा, जीएससी के बाद आपका ड्रेन कूलर में जाता है, ड्रेन कूलर से आपका एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2 एंड एलपी हीटर 3 होता हुआ डायरेक्टर में जाता है, ठीक है। तो जितना भी आपका मोटराइज वाल्व है सबको आपको ओपन कर लीजिए। एलपी हीटर का जो वाटर बॉक्स का ड्रेन बंद है, एलपी हीटर का वाटर बॉक्स का वेंट आपका ओपन होना चाहिए। तो जैसे ये आप यहाँ पे ही देखिए आपका ड्रेन कूलर में आ रहा है, ड्रेन कूलर से आपका CDB 29 के थ्रू आपका एलपी हीटर 2 में जाएगा और हर एलपी हीटर का बाईपास वाल्व होता है उसको भी आपको ओपन कर लेना है। एलपी हीटर 2 से देखिए CDB 39 के थ्रू एलपी हीटर 2 में इंटर करेगा, CDB 32 से आपका आउटलेट लाइन है। फिर आपका देखिए CDB 34 से आपका एलपी हीटर 3 में आएगा,
फिर CDV35 से आपका LP हीटर 3 से आउटलेट होता है वो डायरेक्टर में चला जाता है। हर LP हीटर का अपना बाईपास वाल्व होता है, इसको भी आपको ओपन कर लेना है। LP हीटर का ड्रेन बंद है, LP हीटर वाटर बॉक्स का वेंट आपका ओपन कंडीशन में। तो ये सारा लाइनअप आपको थ्रू करने के बाद आप एक बार इंश्योर हो गए कि आपका GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन आपका 20% ओपन है। डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन भी आपका 2 से 3% आप पहले ओपन कर लीजिए, ताकि जब भी आप डिस्चार्ज वाल्व ओपन करें तो आपका उसको पाथ मिलना चाहिए डायरेक्टर तक, इसको आपको इंश्योर कर लेना। एक बार जब आप इंश्योर हो गए देन इसके बाद आपको IBB को जो डिस्चार्ज CP का मेन डिस्चार्ज वाल्व को नहीं, CP का जो IBB है उसको क्रैक ओपन कीजिए। और जब भी क्रैक ओपन करते हैं तो आप CP का करंट देखिए, उसका फ्लो देखिए, CP का डिस्चार्ज प्रेशर देखिए, वाइंडिंग टेम्परेचर देखिए, मोटर बेरिंग टेम्परेचर देखिए, CP का वाइब्रेशन देखिए। इसको भी आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हुए ही काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो उसका IBB है उसको क्रैक ओपन कीजिए। आप कंट्रोल रूम से भी कर सकते हैं या मैनुअली भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से कैसे करना है कि आप उसको ओपन कमांड दीजिए और तुरंत इसको रीसेट कर दीजिए, तो आपको क्या होगा कि उसको ओपन कमांड जाना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा ओपन होगा। और थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा ओपन करके देखिए कि आपका जो है आपको फ्लो मिलना शुरू होगा और धीरे धीरे आपका सिस्टम में फील होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा फील होगा, अब दिखेगा जितना भी आपका वेंट लाइन है सबसे आपका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जब अगर आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है तो वेंटिंग वाल्व को आप क्लोज करते जाइए। मतलब एक बार आप वेंटिंग वाल्व आपका क्लोज हो गया तो पूरा का पूरा IBB आप ओपन कर सकते हैं। जब IBB आपका पूरा का पूरा ओपन हो गया देन अब आपका मेन काम क्या है कि मेन डिस्चार्ज वाल्व ओपन करना। तो मेन डिस्चार्ज वाल्व ओपन करने से पहले आप GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन जो लाइन है CDV39 उसको आप 30-35% तक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन को आप 1 से 2% ओपन कर लीजिए। और आप डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करने से पहले आप इंश्योर हो जाइए कि डिस्चार्ज वाल्व के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस तो नहीं है। मान लीजिए कि CP का डिस्चार्ज वाल्व के डाउन अप स्ट्रीम में आपका प्रेशर मान लीजिए 24 kg है, आप उसके डाउन स्ट्रीम में मान लीजिए कि 10 kg प्रेशर है, तो आप डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करने से आपका वाटर हैमरिंग होना शुरू हो जाएगा, पाइप का जो हैंगर है वो डैमेज होने का चांस रहेगा। तो डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करने से पहले IBB इसलिए हम लोग ओपन करते हैं ताकि आपका प्रेशर इक्वलाइज हो जाए लाइन का। जब प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा तो डिस्चार्ज वाल्व को आप धीरे धीरे ओपन आप कर सकते हैं। और एक बार जब प्रेशर इक्वल हो जाए तो फिर आप डिस्चार्ज वाल्व को फुल ओपन आपको कर देना है। तो फ्रेंड, अगर आपको डायरेक्टर में जैसे आपको पानी लेना है तो डायरेक्टर में पानी लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व जो आपका CDV39 है ना इसको थोड़ा सा आपको क्लोज करना है। और डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन में जो आपका वाल्व है CDV22 वाल्व को आपको थोड़ा सा ओपन रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका डायरेक्टर का लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आपको डायरेक्टर में पानी लेना है तो यही स्टेप फॉलो करना है। GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज कीजिए और डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन को ओपन कीजिए। तो फ्रेंड, CP का डिस्चार्ज साइड में आपको फ्लो बढ़ाना है तो आपको रिसर्कुलेशन वाल्व को धीरे धीरे आप क्लोज करते जाइए। तो जैसे जैसे आप रिसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज कीजिएगा तो आपको डिस्चार्ज साइड का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे आप रिसर्कुलेशन वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए और उसके PNID में जाके पहले आप इसको ऑटो में डाल दीजिए और उसके PNID में आप जाके 350 टन पर आवर आप सेट पॉइंट डाल दीजिए। देखिए अब ये जो सेट पॉइंट प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है, कहीं पे 300 TPS सेट फ्लो डालता है, कहीं पे 400 डालता है। तो ये जो सेट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप रिसर्कुलेशन वाल्व को धीरे धीरे आप क्लोज करके उसको ऑटो में डालते हैं और उसके PNID में आप 300 हो या 350 हो या 400 हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी भी रीजन से अगर CP का फ्लो 400 से जैसे ही डिक्रीज करेगा रिसर्कुलेशन वाल्व में कमांड जाएगा और वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी CP का फ्लो 600 टन पर आवर है, ओके, और आपने PNID के में जाके आपने डाल दिया 400 TPH, मतलब मिनिमम रिसर्कुलेशन के PNID में आपने 400 TPH डाल दिया और उसको आपने ऑटो में डाल दिया।
तो जब आपका CP का फ्लो 600 टन पर आवर रहेगा तो रिसर्कुलेशन वाल्व आपका क्लोज रहेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि इसका सेट पॉइंट आपने 400 डाला है और एक्चुअल फ्लो 600 है, मीन्स सेट पॉइंट में 400 से काफ़ी ज़्यादा है 600, तो रिसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज रखेगा। अब एक कंडीशन सोचिए कि अगर इसका CP का फ्लो किसी भी रीजन से आपका 380 टन पर आवर हो गया तो क्या होगा कि रिसर्कुलेशन वाल्व दिखेगा भाई सेट पॉइंट 400 है और एक्चुअल फ्लो आपका 400 से कम हो गया, तो रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर देगा ताकि CP का फ्लो 400 TPH मेंटेन रहे। तो सेट पॉइंट देने के पीछे यही रीज़न होता है कि CP का फ्लो 400 से नीचे जाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि CP का प्रोटेक्शन है कि अगर 200 टन पर आवर से जैसे ही फ्लो कमेगा, जैसे डिक्रीज होगा आपका CP ट्रिप हो जाएगा। तो CP ट्रिप ना करे इसके लिए रिसर्कुलेशन वाल्व को ऑटो में डालते हैं और उसके PNID में हम लोग 350 या 400 TPH डाल देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप सेकेंड CP को भी चला सकते हैं। सेम प्रोसीजर है कि पहले उसका डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज रखिए, रिसर्कुलेशन वाल्व को 50, 60, 70% तक ओपन कर लीजिए, फिर उसको स्टार्ट कमांड दीजिए, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज वाल्व को उसको ओपन कीजिए। क्योंकि अभी ये सेकेंड CP में प्रॉब्लम नहीं होगा, वाटर हैमरिंग का चांस नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी कॉमन हेडर प्रेशर आपका डेवलप हो चुका है, कंडेंसर सिस्टम ऑलरेडी प्रेशराइज हो चुका है। तो आपको उसमें डिस्चार्ज वाल्व आप CP चलाने के बाद डिस्चार्ज वाल्व को ओपन कर सकते हैं। उसका पहले IBB ओपन कीजिए, फिर डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करने और कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका वाटर हैमरिंग सेकेंड CP में का झंझट नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड CP को भी हेल्दी करके उसको स्टैंड बाय में डाल देते हैं। एट ए टाइम हम लोग 2 CP चलाते हैं, थर्ड CP स्टैंड बाय कंडीशन में डाल के रख देते हैं। अगर किसी कारण से कोई CP अगर ट्रिप कर गया तो थर्ड CP जो स्टैंड बाय CP है वो आपका ऑटो में स्टार्ट होकर आपका CP का फ्लो मेंटेन करेगा, CP का कॉमन हेडर प्रेशर मेंटेन करेगा। देखिए CP का डिस्चार्ज प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी CP को चेंज ओवर करने के समय आपका कॉमन डिस्चार्ज हेडर प्रेशर अगर 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जैसे ही डिक्रीज होगा आपका CP ट्रिप हो जाता है। फ्रेंड GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व जो है CDV 39 को, इसको भी हम लोग ऑटो में डाल देते हैं। जब CP को ऑटो में डालते हैं तो इसको भी हम लोग ऑटो में डाल देते हैं और इसका सेट पॉइंट जो है हम लोग 800 TPH डाल देते हैं। देखिए सेट पॉइंट आपका प्लान टू प्लान वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा अगर हम 800 सेट पॉइंट डालते हैं तो इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि पहले इसको आप ऑटो में डाल दीजिए, CDV 39 को ऑटो में डाल दीजिए, फिर इसका PNID ओपन कीजिए, इसमें आप 800 सेट पॉइंट डाल दीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी रीजन से अगर आपका CP का फ्लो 800 से जैसे ही डिक्रीज होगा आपका CDV 39 में ओपन कमांड जाएगा और CP का फ्लो 800 मेंटेन रखेगा। जैसे अभी आपका फ्लो मान लीजिए 1100 टन पर आवर है, तो ये आपका क्लोज रहेगा, क्योंकि देख रहा है कि सेट पॉइंट 800 है, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल फ्लो है। तो आपका CDV 39 जो है GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व ये आपका क्लोज रहेगा। जैसे ही आपका CP का 800 से डिक्रीज हुआ तो ये CDV 39 जो GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व न्यूमेटिक वाल्व है इसमें ओपन कमांड जाएगा और CP का फ्लो 800 टन पर आवर मेंटेन रखेगा। इस तरह से आपका CP का जो फ्लो है आपका GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व मेंटेन रखता है और CP का अपना जो मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व है जहाँ पे आपने सेट पॉइंट 350 डाला था वो मेंटेन करता है। ये दोनों मिलके CP का फ्लो मेंटेन रखेगा। फ्रेंड इसके बाद जो डिएटर कंट्रोल स्टेशन को भी हम लोग ऑटो में डालते हैं। जैसे ये आपका डिएटर कंट्रोल स्टेशन है, 3 लाइन है, जिसमें एक आपका मोटराइज वाल्व, न्यूमेटिक वाल्व, इसमें भी मोटराइज वाल्व, न्यूमेटिक वाल्व और एक आपका मोटराइज वाल्व रहता है, ठीक है। इसमें आपका न्यूमेटिक वाल्व नहीं होता। ये भी आपका इंचिंग वाल्व, इससे भी हम लोग डिएटर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आपका ड्रेन कूलर होता हुआ एल्पीटर 1, 2, 3 होता हुआ CDV 35 से होता हुआ आपका डिएटर में लेवल आ जाता है। तो फ्रेंड आपको इस पिक्चर में CDV 21 एंड CDV 22 आपका सर्विस में है। CDV 22 को हम लोग ऑटो में डाल देते हैं, ठीक है। और ये अगर आप इसका इंटरफेस पेज खोलिएगा वहाँ पे SLD है, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम को जब आप ओपन कीजिएगा SLD को तो आपको डिएटर कंट्रोल स्टेशन का आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपका सेट पॉइंट 2500 सेट पॉइंट हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। 2500 आपको सेट पॉइंट मतलब आपको डिएटर का लेवल 2500 मेंटेन करना है। और यहाँ पे डिएटर का एक्चुअल लेवल आपको दिखा रहा है 3 ट्रांसमीटर। यहाँ पे एक्चुअल लेवल मान लीजिए आपका 2600 है। तो यहाँ से ये कमांड, ये दोनों एरर सिग्नल पे आपको CDV 22 में कमांड जाएगा
कि CD22 आपको कितना लेवल मेंटेन रखना है डिरेटर का, इसके हिसाब से आपको ये ओपन एंड क्लोज होता रहेगा। इसका मेन काम है कि डिरेटर का लेवल 2500 मेंटेन करना। तो ये आपका सेट पॉइंट है और ये एक्चुअल लेवल है, और इसी दोनों के एरर के बेसिस पे CDB22 कमांड आपका ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका क्या है, हम लोग एवरेज लिए हुए हैं, IN1, IN2, IN3 तीन लेवल है। इसका अगर एवरेज ले लीजिएगा, मिड वैल्यू हम लोग सेलेक्ट किए हुए, आप किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेने से आपको अगर कोई भी एक ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम आएगा तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ये फ्रेंड रनिंग कंडीशन में आपका 2 CP रनिंग कंडीशन में रहता है और एक CP थर्ड CP जो होता है वो स्टैंड बाय मोड में रहता है। मान लीजिए आपको आप शेड्यूल चेंज ओवर आ गया, आपको एक से जो सेट CP था उसको स्टार्ट करना है, रनिंग CP को आपको क्लोज करना है। तो यहाँ हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे देखिए बम्बई आपका क्लोज था, हमने बम्बई को स्टार्ट कमांड दिया और आगरा CP आगरा को बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो CP बम्बई को स्टार्ट कमांड की, इसका देखिए रिसर्कुलेशन आपका 100% ओपन है और आगरा का रिसर्कुलेशन वाल्व 0% था। तो हम क्या करेंगे कि CP बम्बई को सर्विस में लेना है तो इसका रिसर्कुलेशन वाल्व का पॉपअप निकाल लेंगे। CP आगरा को बंद करना है तो उसका भी रिसर्कुलेशन वाल्व का पॉपअप निकाल लेंगे। तो CP बम्बई जिसको सर्विस में लेना है उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को धीरे धीरे क्लोज करेंगे और आगरा का रिसर्कुलेशन वाल्व को धीरे धीरे ओपन करेंगे। इस पैरेलल ऑपरेशन में आपको डिस्चार्ज प्रेशर किसी भी कंडीशन में 24-25 kg/cm² से डिक्रीज नहीं होना चाहिए। 18 kg के नीचे आपका CP ट्रिप हो जाता है तो उसको ध्यान में रखना है। CP बम्बई को सर्विस में लेना है तो उसका रिसर्कुलेशन वाल्व धीरे धीरे क्लोज करते जाइए और आगरा को धीरे धीरे ओपन करते जाइए। इसके बाद CP बम्बई का रिसर्कुलेशन वाल्व को ऑटो में डाल दीजिए और उसका सेट पॉइंट 350 डाल दीजिए। आपका देखिए रिसर्कुलेशन वाल्व क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसका फ्लो 600 TPH है और आपने PNID में कितना डाला था 350, तो पूरा क्लोज कर देगा। इसके बाद आप आगरा का रिसर्कुलेशन वाल्व को 100% ओपन कर लीजिए धीरे धीरे। देखिए 100% ओपन कर दिए और इसको फिर स्टॉप कमांड दे दीजिए। तो इस तरह से आपका शेड्यूल चेंज ओवर हो जाता है। बहुत ही आसान है। आपका एक CP को स्टार्ट कीजिए, जिस CP को आपको सर्विस में लेना है उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को धीरे धीरे क्लोज कीजिए। जिस CP को आपको क्लोज करना है उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को धीरे धीरे ओपन कीजिए, फिर उसका सेट में डाल दीजिए। तो फ्रेंड कंडेंसेट वाटर जो होता है वो ड्रेन कूलर से होता हुआ, देखिए आपका ड्रेन कूलर से आपका एल्पीटर 1 में जाता है। एल्पीटर 1 जो आपका कंडेंसर के अंदर रहता है वो आपको सिर्फ उसका वाटर बॉक्स आपको दिखता है। ठीक है, यहाँ से देखिए एल्पीटर 1 से जो आउटलेट जो है वो CDB29 के थ्रू आउट हो रहा है और फिर CDB31 के थ्रू आपका एल्पीटर 2 में आ रहा है कंडेंसेट वाटर। यहाँ से फिर CDB32 के थ्रू आपका आउट हो रहा है और ये CDB33 आपका बाईपास है। जैसे अगर एल्पीटर 2 को में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको कंडेंसेट वाटर को एल्पीटर 2 में नहीं भेजना है तो इसका CDB जो इनलेट CDB31 और CDB32 को आपको क्लोज कर देना है और CDB33 को ओपन कर देंगे तो आपका एल्पीटर 2 बाईपास हो जाता है। जैसे फ्रेंड आपको एल्पीटर 1 को बाईपास करना है तो आपका क्या है कि आपको CDB28 को क्लोज कर देना है और यहाँ से CDB30 को आपको ओपन कर दीजिएगा और CDB29 को आप क्लोज कर दीजिए तो आपका एल्पीटर और ड्रेन कूलर दोनों साथ में बाईपास हो जाएगा। तो सारे एल्पीटर का आपका बाईपास लाइन है। ठीक है, यहाँ से CDB33 आपका एल्पीटर 2 का आपका बाईपास है। जब एल्पीटर 2 को आपको बाईपास करना है तो CDB31 को क्लोज कर दीजिए, CDB32 को क्लोज कर दीजिए और अब CDB33 को ओपन कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका एल्पीटर 3 में नॉर्मल कंडीशन में CDB34 का इनलेट है और CDB35 आपका आउटलेट है। तो यहाँ से CDB34 से आपका कंडेंसेट वाटर इंटर करेगा और CDB35 से आउट होगा और CDB36 आपका इसका बाईपास लाइन है एल्पीटर 3 का। यहाँ देखिए आपका जो एक्सट्रैक्शन 3 है जो एल्पीटर 3 में आता है, जो कंडेंसेट वाटर को हीट करने के लिए, ये सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। तो इसका जो नॉर्मल ड्रिप है, जो एक्सट्रैक्शन स्टीम आफ्टर कूलिंग क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। तो नॉर्मल ड्रिप जो होता है वो एल्पीटर 3 से एल्पीटर 2 में आता है
और एल्पीटर 2 का जो नॉर्मल ड्रिप होता है वो आपका एल्पीटर 1 में जाता है नॉर्मल कंडीशन में। तो फ्रेंड आप देखिए नॉर्मल जो ड्रिप है ये आपका एल्पीटर 3 का नॉर्मल ड्रिप एल्पीटर 2 में जा रहा है DRV28 के थ्रू। ये आपका न्यूमेटिक ऑपरेटेड वाल्व होता है। फिर एल्पीटर 2 का नॉर्मल ड्रिप आपका एल्पीटर 1 में जाता है। एल्पीटर 1 का नॉर्मल ड्रिप आपका ड्रेन कूलर में जाता है और ड्रेन कूलर का नॉर्मल ड्रिप आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। एलपी ड्रेन फ्लश टैंक आपका हॉट वेल और कंडेंसर से कनेक्टेड रहता है। ये आपका नॉर्मल ड्रिप है। एल्पीटर 3 का नॉर्मल ड्रिप एल्पीटर 2, एल्पीटर 2 का नॉर्मल ड्रिप एल्पीटर 1 और एल्पीटर 1 का नॉर्मल ड्रिप ड्रेन कूलर और ड्रेन कूलर से आपका ड्रिप एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में और यहाँ से आपका हॉट वेल और कंडेंसर में स्टीम चला जाता है। ये आपका नॉर्मल ड्रिप है, ये एक्सट्रैक्शन स्टीम वाला। और ये आपका इमरजेंसी ड्रिप होता है, जैसे DRV31 इमरजेंसी ड्रिप एल्पीटर 3 का है और एल्पीटर 2 का जो इमरजेंसी ड्रिप है और DRV37 ये आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका इमरजेंसी ड्रिप बंद रहेगा, नॉर्मल ड्रिप ओपन कंडीशन में रहता है। अब नॉर्मल ड्रिप देखिए आपका ऑटो में है, इमरजेंसी ड्रिप भी आपका ऑटो में। अब जैसे DRV34 को हमने ओपन किया तो इसका सेट पॉइंट में देखिए 320 मिनट डाल दिया। 320 का मतलब क्या होता है कि इसका एलपी हीटर का एल्पीटर 2 का जो नॉर्मल ड्रिप का जो लेवल है वो 320 मेंटेन करेगा। अगर 320 से आपका मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो इमरजेंसी वाल्व आपका ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखिए इमरजेंसी को हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग ऑटो में डालते हैं और इसका अगर PNID आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 340 आपको सेट पॉइंट है। मतलब अगर किसी कारण से अगर इसका लेवल 340 से ऊपर जाने लगेगा तो इमरजेंसी वाल्व ऑटो में ओपन हो जाएगा और इसका लेवल 340 मेंटेन करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका DRV28 नॉर्मल ड्रिप है इसका, जिसका सेट पॉइंट 320 और इमरजेंसी ड्रिप DRV31 है जिसका हम लोग 340। तो फ्रेंड कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के इस पार्ट में आपने देखा कि DCS ऑपरेशन ऑफ CEP का DCS ऑपरेशन कैसे करते हैं। इनिशियल कंडीशन में आप फर्स्ट CP को चलाना है तो आपको क्या क्या देखना होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है, उसको आपने देखा। फिर CP का शेड्यूल चेंज ओवर हम लोग कैसे करते हैं, सारा स्टेप मैं आपको इसे DCS में दिखाया। और GSC को हम लोग सेट में डालते हैं, उसमें सेट पॉइंट डालते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मिनिमम रिसर्कुलेशन को सेट पॉइंट में डालते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। डिएटर कंट्रोल स्टेशन का को सेट पॉइंट डालते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये सारा चीज़ करना होता है एज ऑपरेशन इंजीनियर को। तो आपको इस वीडियो देखने के बाद एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। और इस वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।